मैं बहुत गरीब थी और लड़का बनकर एक सर्कस में काम करती। कोई भी ना जानता था कि मैं एक लड़की हूँ। सर्कस देखने एक शख्स आता, वह मुझे बहुत से पैसे देता और सर्कस के मालिक से मिलने अंदर चला जाता। मुझे हैरानी होती कि वह मुझे क्यों पैसे देता है। एक दिन जैसे ही वह मुझे पैसे देकर मालिक से मिलने गया, मैं फौरन उसके पीछे गई और यूं ही दरवाजे से उनकी बातें सुनी तो मैं तड़प उठी। क्योंकि वह तो मेरा मेरा नाम रजनी है। जब से होश संभाला था, सिर्फ माँ को ही अपने पास पाया था, उसे ही अपने आसपास देखा था। बाप क्या होता है, उसकी मोहब्बत क्या होती है, उसकी ममता क्या होती है, ना कभी देखी, ना कभी महसूस की। दिल तो बहुत करता था कि अपने बाबा को देख सकूं, उनसे मिल सकूं, उनसे प्यार कर सकूं। मगर जो लोग दुनिया से ही जा चुके हों, उनसे मिलने की ना तो कोई उम्मीद बाकी होती है और ना ही उन्हें देखने की ख्वाहिश पूरी होती है। ऐसा ही सब कुछ मेरे साथ भी था। माँ से बस उनकी बातें ही सुनी थी। वो अक्सर मुझे उनके बारे में बताया करती थी कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। माँ ने बताया था, जब मैं 3 साल की थी, उस वक्त बाबा का इंतकाल हो गया था। उसके बाद वो मुझे लेकर मामू जान के घर आ गई थी, मगर मुमानी को हमारा वहाँ रहना पसंद नहीं था। वो हर वक्त हमें खाने और रहने के ताने दिया करती थी। इसलिए माँ ने छोटी-मोटी नौकरी तलाश की और किराए के घर में रहने लगे थे। मामू ने तरस खाकर नाना बाबा के घर में से माँ को उनका हिस्सा दे दिया था, जिस पर भी मुमानी ने काफी शोर किया था। मगर मामू ने उनकी कोई भी बात खातिर में लाए बगैर ही माँ को उनका हिस्सा दे दिया था, ताकि उनकी और मेरी जिंदगी में कुछ तो सुकून हो। उन पैसों से माँ ने एक छोटा सा मकान खरीद लिया था। घर छोटा था, मगर हम दोनों के लिए काफी था। माँ की इतनी हैसियत नहीं थी कि किसी अच्छी जगह उन्हें नौकरी मिल जाती, इसलिए वो एक फैक्ट्री में पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके अपना और मेरा खर्चा उठाती थी। मुझे स्कूल दाखिल करवाया, हर वो चीज़ लाकर दी जिसकी मुझे ज़रूरत होती थी और छोटी-छोटी ख्वाहिश भी पूरी की। माँ होती ही ऐसी है, शायद जो खुद जितनी भी मुश्किल उठा ले, मगर अपने बच्चे को हर वो चीज़ देने की कोशिश करती है जो उसकी ख्वाहिश हो। अपने बच्चे को उसकी पसंद की चीज़ दिलाने के लिए खुद भी मेहनत करने को तैयार हो जाती है और इसीलिए ऊपर वाले ने उसके कदमों में जन्नत रखी है। स्कूल से आकर सारा वक्त मैं माँ के साथ गुजारा करती थी। वो फैक्ट्री से आने के बाद घर में भी लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी। जब मैं छोटी थी, तो उनके इतना काम करने से चिढ़ जाया करती थी। मैं चाहती थी कि वो सारे काम छोड़कर मेरे साथ वक़्त गुज़ारे। ऐसा नहीं था कि वो मुझे वक़्त नहीं देती थी, मगर मैं चाहती थी वो मेरे घर आने के बाद ये सारे काम ना किया करे। मगर वो क्या करती? काम नहीं करती तो खर्चा कैसे चलता? और ये बात वो मुझे समझा नहीं सकती थी। मैं गुस्से में उनसे कह दिया करती थी कि वह मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती, इसीलिए तो मेरे साथ वक्त नहीं गुजारती। उन्हें बस अपने काम से प्यार है, इसीलिए तो पूरा दिन वही करती है। मगर जब बड़ी हुई तो पता चला कि मोहब्बत उन्हें काम से नहीं, मुझसे है। जभी तो मेरी हर ख्वाहिश और जरूरत को पूरी करने के लिए वह दिन और रात का फर्क मिटाकर काम करती थी। वह वाकई मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे शिकवे भी हँसकर सुन लिया करती थी। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था और अब मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवाना चाहती थी। मगर मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी थी, उसके साथ कुछ और भी करना था, जिससे पैसे कमाए जा सकते और माँ का बोझ थोड़ा कम हो जाता। मैंने घर में ही मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। माँ के लाख मना करने पर भी मैंने यही कहा था कि मुझे पढ़ाने दे। वैसे भी कॉलेज से आकर मैं फारिग ही तो होती हूँ। ऐसे नहीं अगर बच्चों को पढ़ा दूंगी तो कुछ पैसे ही मिल जाया करेंगे। मगर माँ कहती थी कि अभी मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँ। इन सब में पढ़कर मैं अपनी पढ़ाई भूल ना जाऊँ। लेकिन मैं उन्हें यकीन दिलाती कि ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी पढ़ाई का कोई हर्ज नहीं करूँगी। इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाने की इजाज़त दे दी थी। ट्यूशन से इतने पैसे बन जाते थे कि मेरे कॉलेज के छोटे-छोटे खुराफात पूरे हो जाया करते थे और इस बात से मैं काफ़ी खुश थी कि ज़्यादा ना सही, कम ही सही, मगर माँ का कुछ बोझ तो मैंने कम किया ही था। मुझे खुश देखकर वह भी खुश हो जाया करती थी।
2 साल इसी तरह से गुज़रे थे और अब मैंने इंटर का इम्तिहान भी पास कर लिया था। पढ़ाई में मैं बचपन से ही अच्छी थी, इसलिए इस बार भी मेरे अच्छे नंबर आए थे। माँ मुझे उच्च शिक्षा दिलवाना चाहती थी, वह नहीं चाहती थी। जिस तरह अपनी कम शिक्षा की वजह से जो मुश्किलें मैंने उठाई थी, कभी मैं उठाती। अगर उनके पास कोई अच्छी डिग्री होती, तो वह इतनी मुश्किल ज़िंदगी कभी नहीं गुज़ारती और ना ही इतनी मेहनत करती। हमारे यहाँ आज के दौर में भी बहुत सारे घराने ऐसे पाए जाते हैं जहाँ लड़कियों की तालीम के लिए कुछ नहीं किया जाता। उन्हें उच्च शिक्षा इसलिए नहीं दिलवाई जाती कि आगे जाकर उसने घर ही तो सँभालना है। मगर हकीकत में यह सोच बिल्कुल गलत है। एक मर्द से ज़्यादा एक औरत की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर एक औरत उच्च शिक्षित होगी, तो आने वाली पीढ़ी सँभाल लेगी। घर चलाने के लिए घरदारी के साथ-साथ शिक्षा लेना भी बहुत ज़रूरी है और ज़रूरत पड़ने पर और कुछ नहीं तो कम से कम अपना बोझ तो खुद उठाने के काबिल अपनी बेटियों को ज़रूर बनाना चाहिए। माँ की तबीयत अब पहले से ज़्यादा खराब रहने लगी थी। काम उनसे होता नहीं था, मगर फिर भी वह करने की कोशिश किया करती थी। जब मैं उन्हें रोकती, तो यह कहती कि काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? और एक तरह से उनकी यह बात भी ठीक थी, क्योंकि घर उसी से चलता था जो वह कमाती थी और अब दिन ब दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। मेरे बहुत कहने पर भी वह अपनी दवाई नहीं लेती थी कि जो पैसे उनकी दवाई पर खर्च होने थे, वह मेरी किसी ज़रूरत पूरी करने के काम आ जाएँगे। इसी तरह वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वह ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। अब तो बिस्तर पर ही लेटी रहती। बहुत बार उठकर काम पर जाने की कोशिश करती, मगर ना जा पाती। इसीलिए जो करना था, अब मुझे ही करना था। ट्यूशन से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि सब कुछ हो सकता। मुझे माँ का इलाज करवाना था, अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी थी। क्योंकि यह मेरी माँ का ख्वाब था और ऊपर से घर के खर्चे इतने थोड़े से पैसों से तो हरगिज़ मुमकिन नहीं था। एक स्कूल में नौकरी तलाश की, मगर उससे भी इतने पैसे नहीं मिलते थे कि सब खर्चे पूरे हो सके और अभी तक मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी कि कोई अच्छी नौकरी मुझे मिल जाती। बहुत सोचने के बाद मेरे ज़हन में एक ख़्याल आया था और मैं अपना बैग उठाए माँ को किसी ज़रूरी काम का बताकर घर से बाहर निकल आई थी और अब मेरा रुख उसी तरफ था जहाँ का सोचकर मैं घर से निकली थी। कुछ ही देर बाद मैं अपनी मतलब की जगह पर पहुँच चुकी थी। माजिद अंकल को मैं बचपन से जानती थी। वो एक अच्छे और शरीफ इंसान थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई, तो उन्होंने मुझे अपने एक जानने वाले के पास जाने को कहा और मैं वहाँ चली आई। वो एक सर्कस के मालिक थे। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कुछ सोचते हुए अपने पास काम पर रख लिया और कहा कि वो मुझे पैसे भी अच्छे दे दिया करेंगे इस काम के। काम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था और इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकती थी। यही फ़ायदा मुझे इस नौकरी में नज़र आया था और मैंने उनकी नौकरी कबूल कर ली थी। मगर मसला ये था कि वहाँ बहुत सारे लोग सर्कस देखने आते थे। ऐसे में मैं अपनी असली शख्सियत के साथ कभी भी काम नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं लड़के के रूप में आया करूँ और इसी तरह किसी को यह बात भी पता नहीं चलेगी कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे भी कोई मसला नहीं होगा। मैंने भी कुछ सोचकर हामी भर ली थी और अगले दिन से काम पर आने को कहकर वहाँ से चल पड़ी थी। साथ ही साथ यह बात भी दिमाग में कह रही थी कि माँ क्या मुझे यह काम करने देगी? मगर कुछ तो करना ही था। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर ना तो ज़िंदगी गुज़रनी थी और ना ही हमारी ज़रूरियात पूरी होनी थी। घर आकर मैंने माँ को यह नहीं बताया कि मुझे एक सर्कस में काम मिला है। अगर यह बता देती तो वह कभी भी मुझे जाने ना देती। इसलिए मैंने उनसे झूठ बोला। उन्हें किसी और काम का कहकर मैं वहाँ से जाने लगी थी। घर से मैं अपने असली हुलिये में निकलती और अपनी एक दोस्त के घर जाकर सारा हुलिया बदल लेती। लड़की से लड़के का हुलिया बना लेती और वहाँ से अपने काम पर चली जाती। और वहाँ से वापस आकर भी पहले अपनी दोस्त के घर जाकर कपड़े बदलती और फिर घर आती। शुरू-शुरू में मुझे मुश्किल हुआ करती थी, मगर फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे आदत हो गई थी और अब तो मुझे बिल्कुल भी यह काम मुश्किल नहीं लगता था। मुझे वहाँ काम करते अब 1 महीना होने वाला था और तनख्वाह मुझे बीच में ही मिल गई थी।
माजिद अंकल के कहने पर, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। उन पैसों से ज़्यादा तो नहीं, मगर कुछ हद तक हमारे मसले हल हो जाया करते थे। माँ की दवाई और घर का खर्चा चल ही जाता था। अपनी पढ़ाई भी मुझे एक साइड करनी पड़ी थी, मगर माँ से मैं यही कहती थी कि मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई है, ताकि उनका दिल ना दुखे, और वह मेरे इस झूठ पर खुश हो जाया करती थी। सर्कस में मुझे काम करते अब 2 महीने होने वाले थे। वहाँ के मालिक के अलावा यह बात कोई नहीं जानता था कि मैं एक लड़की हूँ। सब यही समझते थे कि मैं एक लड़का हूँ, और इस बात से मुझे काफ़ी सहूलियत होती थी। मैं बिना किसी डर के आराम से काम कर लिया करती थी। एक दिन का हो गया, यही सोचकर मैं फिर से उसके घर के बाहर मौजूद थी, मगर आज फिर कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। फिर मैंने वहाँ से गुज़रते एक आदमी से पूछा, तो पता चला कि यहाँ रहने वाला शख्स अभी तक वापस नहीं आया था। ऐसा कैसे हो सकता था? अब तो इस बात को काफ़ी दिन गुज़र चुके थे। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, तो फिर आया क्यों नहीं? आज ही तो मालिक ने मुझे उसके दिए हुए पैसे दिए थे। अगर वह आया ही नहीं, तो पैसे कौन देकर गया था? हो सकता है उसका कोई नौकर पैसे दे जाता हो। वह शख्स जानबूझकर मेरे सामने नहीं आना चाहता था। अब तो मुझे साफ ऐसा ही लगने लगा था। मगर क्यों? आखिर क्यों वह मुझसे भाग रहा था? उस दिन की तरह आज भी नाउम्मीदी लिए मैं घर वापस आ रही थी, जब मुझे याद आया था कि मैं तो अपना पर्स मालिक के कमरे में ही भूल आई थी, इसलिए वापसी की तरफ चल पड़ी। वहां से सब लोग अब तकरीबन जा ही चुके थे। कुछ ही लोग थे जो मौजूद थे। मैं जैसे ही मालिक के कमरे में जाने लगी, तो मुझे कोई जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी थी। यह आवाज तो उसी शख्स की थी जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी, और आज मैं यह मौका किसी सूरत में अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। वहाँ मौजूद वह शख्स मुझे वहाँ देखकर हैरान हुआ और अपनी जगह से उठ गया था। मैं भी उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई थी, और यह देखकर उसने अपनी नज़रें मुझसे चुराई थी। मैं किसी भी चीज़ को खातिर मिलाए बगैर ही उनसे सवाल करने लगी थी कि आखिर वह थे कौन और क्यों मुझसे भाग रहे थे। जब उनको लगा कि अब उनकी फरार के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, वह जिस कुर्सी से उठे थे, वापस उसी पर बैठ गए थे, और अब मैं भी उनके सामने ही बैठ चुकी थी। मालिक कमरे से बाहर निकल चुके थे, और उनके जाते ही मैंने उनसे सारे सवालात करने शुरू कर दिए थे, जो अब तक मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा था कि वो क्यों रोज मुझे पैसे देते थे, वह मुझे कैसे जानते हैं, जिस पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, मगर इससे पहले मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। किसी की कहानी है, सुनोगी? उन्होंने मुझसे पूछा था, और मैं बस खामोश हो रही थी, जिस पर उन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया था। आज से 20 साल पहले मैं भी इसी सर्कस में काम करता था, एक आम सा नौकर, जिसकी ना तो कोई औकात थी और ना ही हैसियत। जेब में भी कभी पैसे होते, तो कभी बिल्कुल ही खाली होती थी, मगर दिल बिल्कुल साफ था। एक लड़की यहाँ हर हफ्ते सर्कस देखने आया करती थी। मुझे वह अच्छी लगने लगी थी, खूबसूरत थी। पहले तो सोचा कि उस मोहब्बत को अपने दिल के किसी कोने में दफन करके रख देता हूँ, मगर फिर सोचा, क्या पता मिल ही जाए, हानि ही क्या है बात करने में। वह दौर ऐसा ही था कि जब कोई अच्छा लगता था, तो उसको बताने की बजाय रिश्ता भेज दिया जाता। मैंने भी वही किया, अपनी माँ को बताया उस लड़की के बारे में, और मेरी खुशकिस्मती थी या फिर बदकिस्मती थी, वो लड़की माँ के रिश्तेदारों में से ही निकली थी, और माँ ने बात आगे बढ़ाई थी, और इस तरह बात बढ़ती बढ़ती शादी तक पहुंच गई थी। मैं बहुत खुश था, होता भी क्यों ना, आखिर वो मिल रही थी, जिसको पसंद किया था। सब अच्छा था, ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही थी। मैं उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था, उसे खुश रखने की कोशिश करता, और मुझे लगता था कि मैं उसमें कामयाब भी हो जाता था। मगर वो सब मेरा अपना ही वहम था। वो तो कभी मुझसे खुश हुई ही नहीं थी, और ये बात मुझे शादी के 3 साल बाद पता चली। जब मैंने उसे किसी से फ़ोन पर बात करते सुना, पहले तो मुझे सिर्फ़ शक था कि वो किसी और से मोहब्बत में है, मगर उस दिन मैं काम से जल्दी घर आ गया था। बाहर का दरवाज़ा खुला देखकर मैं सीधा अंदर चला आया।
जब मैंने उसे किसी से बात करते सुना था, मैं सब कुछ सुन चुका था, मगर फिर भी अनजान बन गया और उससे कुछ न कह सका। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन उसने खुद ही मुझसे कहा कि उसे मुझसे तलाक चाहिए। वह अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे उस दिन ऐसा लगा था जैसे किसी ने आसमान मेरे सर पर गिरा दिया था। मेरे पास अब इसे रोकने की कोई वजह नहीं बची थी। अपने दिल पर पत्थर रखकर पहले मैंने जिस तरह उसकी गलती माफ की थी, इस तरह दूसरी बार दिल पर पत्थर रखकर उसकी यह आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी। वह मुझे छोड़कर चली गई और साथ में मेरी और अपनी 2 साल की बेटी को भी ले गई। बच्ची को मैंने खुद ही उसे सौंप दिया था। उसने जो भी किया, मगर मुझे तो मोहब्बत थी ना उससे, इसलिए बच्ची उसे दे दी कि वह अपनी बच्ची के लिए न तड़पे। मेरा क्या था? मुझे तो वैसे भी अब सारी जिंदगी तड़पना ही था और वैसे भी एक बच्चे को माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि बाप की। और मुझे यकीन था, जिससे वह मोहब्बत करती थी, वह भी उससे करता ही होगा और मोहब्बत में बच्ची को भी अपना लेगा। बस यही सोचकर मैंने उसे जाने दिया। मैंने उसके बाद दूसरी शादी नहीं की थी। ना दिल माना और ना मुझे ज़रूरत महसूस हुई। वक़्त गुज़रता गया और उसके साथ ज़िंदगी भी। मैंने अपना सारा वक़्त अपने काम को देना शुरू कर दिया और आज एक कंपनी का मालिक हूँ। वो अपनी बात कहकर खामोश हो गए थे, मगर मुझे उसकी बात की हैरत थी कि यह कहानी उन्होंने मुझे क्यों सुनाई थी। खैर मुझे क्या था? मुझे तो अपने सवाल का जवाब चाहिए था, जो मैंने पूछना शुरू कर दिया। आप मुझे कैसे जानते हैं? पहला सवाल यही था और फिर मैंने पूछ लिया था, मगर जो जवाब मुझे मिला था, उसने मुझे कुछ और पूछने के काबिल छोड़ा ही नहीं था। वो लड़की और कोई नहीं मैं थी और मेरे सामने बैठा शख्स और कोई नहीं मेरा अपना बाप था। मुझे लगा था अभी मेरे जिस्म से रूह निकलने वाली ही थी। बचपन से यही सुनती आ रही थी कि मेरा बाप तो बचपन में ही मर गया था, मगर आज वो मेरे सामने बैठा था, जिंदा, बिल्कुल ठीक। इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया गया? मुझे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर अपने आप को संभालने के बाद मैंने अगला सवाल किया था। वो क्यों मुझसे छुप रहे थे? क्यों मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? जिस पर उन्होंने कहा कि वो मुझे सच नहीं बताना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे, वो माँ जिसने मुझे पाला, सारी ज़िंदगी सँभाला, मैं उनसे बदगुमान हो जाती, किसी भी वजह से उनसे नफ़रत करती। वो तो ये समझ रहे थे कि इतने सालों से हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। माँ ने जिस शख़्स से शादी की थी, उसने हमें सब कुछ दिया होगा, क्योंकि वो एक अमीर इंसान था। मगर वो नहीं जानते थे कि हम तो एक गुर्बत में घिरी ज़िंदगी जी रहे थे। ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं बल्कि मजबूरी समझकर गुज़ार रहे थे। यह बात उन्हें उस दिन पता चली, जब वो अपने पुराने दोस्त से मिलने सर्कस आए थे। मेरे हाथ पर बना काला निशान जो बचपन से था, वही निशान उन्होंने मेरे हाथ पर देख लिया था और फिर मालिक से पूछने पर उन्हें पता चला कि यह एक लड़की है, जिसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए लड़का बनकर यह काम करती है। मगर यहाँ किसी को भी यह बात मालूम नहीं है। उस दिन उन्हें लगा था कि वह और कोई नहीं, उनकी अपनी बेटी है और फिर जब उन्होंने मेरे घर का और हर एक चीज़ का पता लगाया, तो उन्हें मालूम हो गया था कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मेरी मदद करने के लिए वह रोज़ मुझे पैसे दे जाते और मालिक से मेरा ख्याल रखने का कहते और चले जाते। मुझे अभी तक अपने कानों और आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह क्या हो रहा था। अपने आँसू साफ करते हुए मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और चुप करवाने लगे। कुछ वक़्त इसी तरह गुज़रा। जैसे ही मुझे वक़्त का अंदाज़ा हुआ, मैं उनसे अलग हुई और वक़्त देखा। काफ़ी वक़्त गुज़र चुका था और मुझे माँ की फ़िक्र थी। वो ज़रूर आज गुस्सा करेंगी, मेरे देर से घर जाने पर। इतने सालों बाद मैं अपने बाप से मिली थी। दिल तो नहीं चाह रहा था कि उन्हें छोड़कर जाऊँ, मगर मजबूरी थी। जाना भी ज़रूरी था। घर में माँ इंतज़ार कर रही थी। इसलिए मैं अपने आँसू साफ करती, अपना बैग उठाती, वहाँ से घर आ गई थी। सारे रास्ते मेरे ज़हन में यही चल रहा था कि आखिर माँ ने बाबा को क्यों छोड़ा? वह भी किसी और के लिए, जबकि बाबा तो उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मेरा बाप मर चुका है? इस बात की तो मुझे समझ आ चुकी थी कि बाबा की तरह
वह नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें गलत समझूँ। घर आकर मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। मैं नहीं चाहती थी यह बात उन्हें पता चले और वह खुद को मेरा मुजरिम समझे या मेरे सामने शर्मिंदा हो। बाबा से मेरी मुलाकात घर से बाहर ही हो जाया करती थी और अब तो मैंने सर्कस वाला काम भी बाबा के कहने पर छोड़कर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने लगी थी। घर से काम का कहकर जाती और वहां जाकर बाबा के पास चली जाती। वहां बैठकर पढ़ाई करती। कभी वह मुझे मेरे बचपन की तस्वीरें दिखाते तो कभी अपनी और माँ की शादी की। क्या रह गया था उनके पास माँ के उन्हें छोड़कर जाने के बाद? बस कुछ तस्वीर जिनके सहारे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी थी। आज भी बातें करते वक्त का पता नहीं चला और देर हो गई थी। बाबा ने कहा वो खुद मुझे घर छोड़ने जाएंगे, इसलिए आज मैं उनके साथ आई थी। और माँ जो कब से मेरा इंतजार कर रही थी, उन्होंने मुझे बाबा के साथ आते देख लिया था। जब भी मेरे घर बाबा आते, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं किसके साथ आई हूँ। और इसी तरह उस दिन उन्हें यह बात पता चल गई थी कि मैं बाबा से मिल चुकी हूँ और सारी सच्चाई भी जान चुकी हूँ, जिस पर वह खामोश रही थी। उनकी आंखों में एक दर्द था, एक शर्मिंदगी सी थी, जो मैं देखना नहीं चाहती थी। इसलिए यह सब उनसे अब तक छुपा रखा था। तब उन्होंने मुझे बताया कि सारी गलती उन्हीं की थी। उन्होंने बाबा जैसे अच्छे और गरीब इंसान को दौलत के लिए छोड़ दिया और जिसके लिए छोड़ा, उसने भी 2 साल बाद उन्हें अपनी जिंदगी से किसी और के लिए निकाल दिया। इसके बाद वह मुझे लेकर अलग रहने लगी। मुझे उन्होंने बाबा को इसलिए नहीं दिया कि वह यही समझ रही थी कि शायद उन्होंने दूसरी शादी कर ली होगी। उनके पास तो सब कुछ होगा, मगर मम्मी के पास सिर्फ मैं ही थी। इसलिए उन्होंने मुझे अपने साथ रखा और ये कहा कि मेरे बाबा मेरे बचपन में ही मर गए थे। उनकी कोई तस्वीर तक मुझे नहीं दिखाई थी कि कहीं वह मुझे मिल गए और मैंने उन्हें पहचान लिया, तो यही वजह थी कि मैं उस वक़्त उन्हें पहचान नहीं पाई थी। बाबा मुझसे मिलने घर आए थे और माँ ने उनसे अपनी की गई हर जाति और हर गलती की माफ़ी भी माँग ली थी। बाबा ने माँ का इलाज एक बड़े और अच्छे अस्पताल में करवाना शुरू कर दिया था और मुझे शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी करवा दिया था। 1 साल बाद माँ का बहुत इलाज करवाने के बाद भी वह 6 माह पहले हमें छोड़कर जा चुकी थी। और अब मैं अपने बाबा के साथ ही रहने लगी थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, ताकि मुझे माँ की कमी महसूस ना हो। मगर माँ की जगह आज तक कौन ले पाया है? मैं उनके साथ खुश थी, मगर माँ की याद आती थी और मैं उदास हो जाया करती थी। जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, मगर हाँ, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। कभी-कभी हम बेहतरीन की तलाश में अपना बेहतर भी खो देते हैं। कोशिश करें कि जो हासिल है, उसके साथ खुश रहे और जो नहीं है, उसे किस्मत का लिखा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।